Hello everyone. So in previous class we will discuss in front of you a different modes. मैंने आपके सामने different mode की आपके सामने बात की थी. स्टेटमेंट को सुनना हो, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश कीजिएगा. मैंने प्रीवियस क्लास में आपके सामने बताया था वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में, और वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में मैंने आपके लिए बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे किस डेप्थ पर अचीव होगी इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी किस डेप्थ पर अचीव होगी इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो. एम आई राइट? मैंने आपके सामने बताया था एवरेज वेलोसिटी कब अचीव होगी, उसमें दो केस बताए थे. एक बताया था सैलो रिवर के केस में, और एक ने बताया था डीप रिवर या फिर डीप वाटर बॉडी होगी तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करता था. इतनी बातें हमने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर सीखी थी. थोड़े से आगे चलता हूं, बात को समझने की कोशिश करता हूं. देखिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपके सामने क्या बताना चाहता हूं. आज के लेक्चर में हम आपके सामने बताएंगे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज. वेलोसिटी और डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, उन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के बारे में हम जानेंगे. एक एक करके इक्वेशंस को समझने की, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो बहुत ध्यान से इक्वेशन को सुनिए. डिस्चार्ज और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ओपन चैनल फ्लो में किस किस इक्वेशन का यूज किया जाता है. तो बेटा जो पहली इक्वेशन होती है, जो पहली इक्वेशन यहां पर होगी, उस पहली इक्वेशन को बोला जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड एज चेजीज इक्वेशन. मैं उसको कौन सा इक्वेशन बोलूंगा? आई विल कॉल एज चेजीज इक्वेशन. मैं इसको चेजीज इक्वेशन बोलूंगा. नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट चेजीज इक्वेशन, अगर मैं आपके सामने चेजीज इक्वेशन की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने चेजीज इक्वेशन की बात करता हूं, तो स्टेटमेंट सुनो, बड़े ध्यान से सुनो. चेजीज इक्वेशन से, चेजीज इक्वेशन की हेल्प से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा और देन मैं डिस्चार्ज को कैलकुलेट करूंगा. तो भाई एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन अगर बाय द हेल्प ऑफ चेजीज इक्वेशन, तो चेजीज इक्वेशन होता है c अंडर रूट आर एस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर फॉर्मूला. चेजीज इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, चेजीज इक्वेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा c अंडर रूट आर एस. इट इज चेजीज इक्वेशन. यहां पर अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, व्हाट डू यू मीन अबाउट c? c का मतलब क्या है? तो इस c को बोला जाता है चेजीज कांस्टेंट. देखिएगा, इस c को बोला जाएगा चेजीज कांस्टेंट. c को क्या बोला जाएगा बेटा? c इज कॉल्ड चेजीज कांस्टेंट. अगर मैं r की बात करता हूं तो r को बोला जाएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, याद रखिएगा, इट्स नॉट अ हाइड्रोलिक डेप्थ. ये हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं है, इट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. क्लियर? तो r को मैंने बोला हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है ना? कैसे निकाला जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ? तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. एम आई राइट? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. थोड़ा सा और आगे चलता हूं, बात करते हैं एस के बारे में. तो बेटा एस को तो बोला जाता है कौन सा स्लोप? एस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप. एस को मैंने बोला लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप. ठीक है ना? एस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप. मैंने आपके लिए कल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के बारे में भी बताया था, एंड मैंने आपके सामने कल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के साथ साथ और क्या बताया था? मैंने लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के साथ साथ आपको और भी चीजें बताई थी. मैंने साइड स्लोप के बारे में भी आपको बताया था. क्लियर? स्टेटमेंट सुनना हो, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना. एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि जो c का वैल्यू होता है ना, चेजीज कांस्टेंट का वैल्यू, ये वेरी करता है 50 से लेकर 70 तक. c इज वेरी फ्रॉम 50 से 70. c 50 टू 70 वेरी कर सकता है या करता है. c इज वेरी फ्रॉम 50 टू 70. c 50 टू 70 वेरी करेगा. क्लियर? अब स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को ध्यान से सुनने की कोशिश करना. बात आती है कि c की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. तो बेटा c की वैल्यू निकाली कैसी जाती है, इसके लिए अपन के लिए c कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस गिवन है. c को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस गिवन है. पहली इक्वेशन जो c कैलकुलेट करने की मेरे पास है, मैं c को निकाल सकता हूं. c इज इक्वल टू अंडर रूट 8g अपॉन f. g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपॉन f. f का मतलब होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. ठीक है ना? 8g अपॉन स्मॉल f. ठीक है ना? इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. f का मतलब क्या है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. तो मैं यहां पर आपसे बोलता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट स्मॉल f, तो स्मॉल f का मतलब है देयर इज अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है. इट इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. क्लियर है भाई? ऐसे मैंने स्मॉल f की वैल्यू
यानी कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मुझे गिवन होगा कि आप किस मटेरियल पर पानी को फ्लो करवा रहे हो। ये डिपेंड करता है आपका बेड किस मटेरियल का बना है। कंक्रीट का बना है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू अलग होगा, सॉइल ड्रेन का बना होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू अलग होगा। क्लियर? थोड़े से आगे आते हैं। अच्छा, अब एक्चुअल में फॉलोइंग यानी कि बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी भी हैं। एक तो इक्वेशन ये है, जनरली इसका यूज करके सी निकाला जाता है, लेकिन बहुत सारी इक्वेशन हैं जिनकी हेल्प से मैं सी को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। देखिए स्टेटमेंट में किस तरीके से लिखा, मैं आपके सामने लिखता हूं फॉलोइंग इक्वेशंस आर यूज्ड। मैं आपके सामने लिखता हूं फॉलोइंग इक्वेशंस आर यूज्ड, following equations are used to find the value of C, to find the value of C. Following equations are used to find the value of C. C की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस मेरे लिए गिवन है, उनमें से कुछ इक्वेशन मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके सामने कुछ इक्वेशन बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट कौन सी बोली जाती है, उसको बोला जाता है कटर्स इक्वेशन। आपने आई थिंक सो नाम सुना होगा सभी ने, बहुत पॉपुलर इक्वेशन है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कटर इक्वेशन। क्लियर? तो देखिएगा पहली इक्वेशन जो मेरे पास है उस इक्वेशन को मैंने बोला कटर्स इक्वेशन, KUTTER और सफिक्स में S, कटर्स इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने कटर्स इक्वेशन की बात करूंगा, अगर मैं आपके सामने कटर्स इक्वेशन की बात करूंगा तो कटर इक्वेशन की हेल्प से सी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं कटर्स इक्वेशन की बात करूं तो C इज इक्वल टू होगा 23 प्लस, C इज इक्वल टू होगा 23 प्लस 0.0015 इंटू S, 0.00 ऐसा लिखिए 0.00155 अपॉन S प्लस 1 अपॉन n। इक्वेशंस बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे MPSC में 2 बार पूछी गई है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 बार आपसे ये इक्वेशन पूछा जा चुका है। देखिएगा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडिंग बाय S मल्टीप्लाई बाय n अपॉन अंडर रूट R। क्लियर? दिस इज अवर कटर्स इक्वेशन। ये आपकी कटर इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि कौन बच्चा होगा जो इस इक्वेशन को याद करना चाहेगा। क्लियर? दिस इज अवर कटर इक्वेशन। ये आपकी हमने कटर इक्वेशन को बना दिया। दिस इज अवर कटर्स इक्वेशन। अब एक्चुअल में बात आती है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट n, n का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट r, r का मतलब क्या होता होगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट n एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट r। तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, व्हाट डू यू मीन अबाउट n एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट r। देखो मैं यहां पर लिख के बता देता हूं आपको, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं n के बारे में, तो देखना बहुत ध्यान से बेटा, n को यहां पर बोला जाता है, n को यहां पर बोला जाता है रफनेस कोएफिशिएंट। इसको बोला जाता है रफनेस कोएफिशिएंट। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज रफनेस कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है चैनल बेड मटेरियल पर। चैनल बेड मटेरियल का मतलब क्या है, आपने उस चैनल पर, आपने जिस भी चैनल की बात करने वाले हैं, उस चैनल के बेड पर आपने किस मटेरियल को यूज किया है, सॉइल को यूज किया है या कंक्रीट को यूज किया है। क्लियर? तो मैं यहां पर लिखता हूं वैल्यू विच वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन चैनल बेड मटेरियल। वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन चैनल बेड मटेरियल। ठीक है ना? चैनल बेड मटेरियल, आपने चैनल के बेड पर जो भी मटेरियल यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा काय का वैल्यू, n का वैल्यू। अब बात आता है s का, तो सभी लोग जानते हैं s का मतलब तो है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। Am I right? सभी लोग लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्लोप का मतलब जानते ही हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और साइड स्लोप का मतलब सभी जानते हो ना। तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूं s, तो s को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप।
और अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं आर के बारे में, तो आर का मतलब क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। सभी लोग जानते हैं ना, आर का मतलब है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलूंगा। तो बच्चे हमेशा एक बात याद रखेंगे बेटा कि अगर मान लीजिए मैं कभी भी आपके सामने कटर्स इक्वेशन यूज करता हूं, आपके लिए क्वेश्चन में वैसे आती है, एमपीएससी में पूछी जाती है कटर्स इक्वेशन, बार बार पूछी गई है कि कटर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा और क्यों यूज की जाती है। तो कटर इक्वेशन का यूज जनरली चेजिस कांस्टेंट सी को निकालने में किया जाता है। और स्टेटमेंट आपको यह भी याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ सी, जो सी का वैल्यू होगा वो वेरी करता रहेगा 50 से लेकर 70 तक। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सर बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में। ये तो फर्स्ट इक्वेशन था। अगर मैं आपके सामने सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिए सेकंड इक्वेशन क्या होती है। जो सेकंड इक्वेशन है इसके बारे में भी आपने सुना होगा, इट इज ऑल्सो मच मोर पॉपुलर, ये भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने बोला है बेजेंस इक्वेशन, ठीक है ना, इट इज बेजेंस इक्वेशन, इसको मैंने बेजेंस इक्वेशन बोला। अब भाई अगर मैंने इसको बेजेंस इक्वेशन बोला, बहुत ध्यान से सुनना, इट इज कॉल्ड एज बेजेंस इक्वेशन, इसको मैंने बेजेंस इक्वेशन बोल दिया। अब अगर मैंने इसको बेजेंस इक्वेशन बोल दिया, मैंने इसको बेजेंस इक्वेशन बोल दिया, तो देखिए बहुत ध्यान से, मैं अगर सी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, तो सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेजेंस इक्वेशन मेरे पास गिवन है 157.6 डिवाइडिंग बाय 1.81 प्लस m अपॉन अंडर रूट आर। क्लियर? दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, द वैल्यू ऑफ सी, ये हमारे पास सी का वैल्यू गिवन आ गया। क्लियर? मैंने आपसे बोला द वैल्यू ऑफ सी इज बिकम इक्वल टू, जो सी का वैल्यू है, सी इज बिकम इक्वल टू 157.6 डिवाइडिंग बाय 1.81 प्लस m अपॉन अंडर रूट आर। इट इज द बेजेंस इक्वेशन। अगर मैं इस बेजेंस इक्वेशन की बात करता हूं बेटा, तो m का मतलब होता है, जो यहां पर m दिख रहा है, इस m को मैं बोलता हूं बेजेंस कोएफिशिएंट। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेजेंस कोएफिशिएंट, इसको बोला जाएगा बेजेंस कोएफिशिएंट। एंड इसकी वैल्यू डिपेंड करती है चैनल बेड मटेरियल पर। वहां पर n क्या था? n चेजिस कांस्टेंट था, m क्या है? m बेजेंस कांस्टेंट है। क्लियर? और मैं आपके सामने बोलता हूं m बेजेंस कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन, देखिए मैं आपके सामने क्या लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन चैनल बेड मटेरियल, ये चैनल बेड मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्लियर? मैंने आपके सामने बोला वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन चैनल बेड मटेरियल, ये चैनल बेड मटेरियल पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं, सुनने की कोशिश करना। बेटा सी की वैल्यू निकालने की हमने ये तो फॉर्मूले देख लिए, लेकिन ये फॉर्मूले जो थे वो सी की वैल्यू निकालने के थे। सी का मतलब क्या था? चेजिस कांस्टेंट। पहली इक्वेशन मैंने जो यहां पर पढ़ी थी, पहली इक्वेशन था चेजिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। अच्छा मान लो अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए एरिया की वैल्यू, यानी मुझे मान लीजिए डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे आप कंटिन्यूटी इक्वेशन, एम आई राइट? पढ़े हैं ना सभी बच्चे? फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़े होंगे। अब आपने जब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। नाउ एरिया इज A एंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा? C अंडर रूट आर एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये इक्वेशन काय की बन जाएगी? डिस्चार्ज कैलकुलेशन का इक्वेशन बन जाएगा। Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरे पास है C अंडर रूट आर एस, Q इज इक्वल टू AB। ठीक है ना? आप इससे निकाल सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी तरीके से बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। इसी तरीके से मैं आपके सामने सेकंड इक्वेशन बताना चाहता हूं वेलोसिटी कैलकुलेट करने की। तो सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास होती है, दिस इज ऑल्सो मच मोर पॉपुलर एट दैट टाइम। आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हो सकता है आपने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सुना भी हो बेटा। इस इक्वेशन को बोला जाता है मैनिंग्स इक्वेशन, एम आई राइट?
सो दिस इक्वेशन इज जनरली कॉल्ड एज मैनिंग्स इक्वेशन। मैं इसको मैनिंग्स इक्वेशन बोलता हूं। सेकंड इक्वेशन लिखता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर, इसको मैंने बोला मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग्स इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनिए, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला मैनिंग्स इक्वेशन। स्टेटमेंट सुनना हो, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना हो, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन की बात करना चाहता हूं आपके सामने, तो मैनिंग्स इक्वेशन की हेल्प से वेलोसिटी जो निकलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n r रेज टू पावर 2/3 एंड s रेज टू पावर 1/2। इट इज द फॉर्मूला। ये हमने फॉर्मूला आपके सामने बताया। ये काय का फॉर्मूला है? वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/2। अब अगर इस इक्वेशन में मैं बात करता हूं आपके सामने, अगर इस इक्वेशन में आपके सामने बात करता हूं, तो बात होती है, तो बात देखिए क्या होगी। अगर इस इक्वेशन में मैं आपके सामने बात करूंगा तो बात किस तरीके से होगा। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने n की, n क्या कहलाता है? तो n का मतलब है मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। n का मतलब जो होता है इट इज मैनिंग, आई थिंक ये इक्वेशन सबको पहले से ही पता होगी, नहीं पता है तो बहुत अच्छे से देख लो। मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, इट इज मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट, इसको मैंने मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट बोला। इसी तरीके से अगर मैं s की बात करता हूं तो s को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। s को क्या बोला जाता है? इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बोला। इसी तरीके से r की अगर मैं बात करूं तो r को बोला जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? हाइड्रोलिक मीन रेडियस। एम आई राइट? सभी बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, या तो इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलूंगा और या तो इसको हाइड्रोलिक मीन रेडियस बोलूंगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनना। अगर n की वैल्यू की मैं बात करूं ना, n की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं k रेज टू पावर 1/6, k रेज टू पावर 1/6। बहुत ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। n की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है k रेज टू पावर 1/6 डिवाइडिंग बाय 24, इस फॉर्मूले से। अब व्हाट डू यू मीन अबाउट k? k का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट k? k का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू हम बहुत थोड़ी सी देर में आपके लिए बताते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। बेटा अगर मान लीजिए मैं या तो इससे कैलकुलेट कर लूंगा या फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला इज d50 रेज टू पावर 1/6, d50 रेज टू पावर 1/6 डिवाइडिंग बाय 24। या तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है ना। n का वैल्यू हम कैसे भी निकाल सकते हैं। बच्चे एक बात सिर्फ याद रखेंगे, जो ये n का वैल्यू है ना, अब भाई k का मतलब क्या है इसको अभी हम बताते हैं। इस k का वैल्यू, इस k को बोला जाता है कन्वीनियंस फैक्टर, ठीक है ना। k इज कॉल्ड कन्वीनियंस फैक्टर। लेकिन कन्वीनियंस फैक्टर होता क्या है अभी अपन देखते हैं। अभी आप यहां पर लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। जो k होता है ना, देखो कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। जो k होता है ना सर, ये जो k है, इस k को बोला जाता है कन्वीनियंस फैक्टर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बोला जाता है कन्वीनियंस फैक्टर। ये कन्वीनियंस फैक्टर होता है। अब ये कैसे निकलेगा इसको अभी अपन थोड़ी देर में समझेंगे, क्लियर। और यहां पर जो d50 होता है ना, तो d50 का मतलब क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। 50% पासिंग, हम बोलते थे ना d10, d10 का मतलब क्या होता है? 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। इसी तरीके से d50 का मतलब क्या है? सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होगे, 50% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, आर finer than this size. Clear to all of you? 50% particles are finer than this size. Clear? तो D50 मतलब डायमेंशंस पूछ रहा है ये पार्टिकल के बारे में, ठीक है ना। तो ये D50 हो गया। अब भाई n का वैल्यू या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या तो ऐसे कर लो। अब बात ये आती है, अच्छा जिस मटेरियल से आपने चैनल बेड को बनाया है, ठीक है ना, उस मटेरियल के D50 की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूज मत हो ना, उस मटेरियल के D50 की बात कर रहा हूं।
अब देखिएगा बात आती है हाउ टू कैलकुलेट कन्वीनियंस फैक्टर। कन्वीनियंस फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, इस पर स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, लिख लो एमपीएससी 2021 आएगा ये पेपर एग्जाम में, लिख लेना। देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कन्वीनियंस फैक्टर की, तो देखो यार बहुत इजी काम है, मैं टफ टास्क कुछ भी नहीं करूंगा, एकदम इजी टास्क में बहते हुए चलते हैं। देखना मैंने आपके सामने क्या बोला, अगर मुझे मान लो डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो मेरे पास दो इक्वेशन है, या तो इक्वेशन है एरिया मल्टीप्लाई बाय, या तो इक्वेशन है, या फिर डिस्चार्ज तो छोड़ो, वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन तो मेरे पास है C√RS, ये सभी ने पढ़ी हुई है, एम आई राइट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, C मल्टीप्लाई बाय R रेज़ टू पावर 1/2 S रेज़ टू पावर 1/2, अरे हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सिमिलरली वेलोसिटी कैलकुलेट करने का दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 1/n R रेज़ टू पावर 2/3 S रेज़ टू पावर 1/2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सभी लोग जानते हैं अगर मान लीजिए LHS सेम है तो मैं RHS को सेम कर सकता हूं, एम आई राइट। अगर LHS सेम है RHS को सेम करो, देखिए क्या होगा। सो मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेट, हमने इक्वेट किया, इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करता हूं। इफ आई विल इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो क्या हो जाएगा, C इंटू R रेज़ टू पावर 1/2 S रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/n R रेज़ टू पावर 2/3 S रेज़ टू पावर 1/2। यार तुम में ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, तुम्हें ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही, क्या ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही, तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आना चाहिए ना कि S रेज़ टू पावर 1/2 से S रेज़ टू पावर 1/2 को उड़ा दिया। मैंने S रेज़ टू पावर 1/2 से S रेज़ टू पावर 1/2 को उड़ाया तो मेरे पास जो रिलेशन मिलेगा, रिलेशन C इज इक्वल टू 1/n, C इज इक्वल टू 1/n R रेज़ टू पावर 1/6। क्लियर, C इज इक्वल टू 1/n R रेज़ टू पावर 1/6। समझ में आ गया, दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू मिला। अब अगर कोई आपसे कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ ले, कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड N, C और N के बीच रिलेशन बता दो, तो C और N के बीच रिलेशन होगा C इज इक्वल टू 1/n R रेज़ टू पावर 1/6। सबको क्लियर है, सबको बहुत अच्छे से सबको क्लियर है। अच्छा अब एक बात सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए मैं डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ डिस्चार्ज, अगर मैं डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, अगर मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहूं बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन का यूज करके अगर मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा। मैं जब डिस्चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो देखना बहुत ध्यान से किस तरीके से डिस्चार्ज कैलकुलेट होगा। डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। बेटा तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितना है, 1/n R रेज़ टू पावर 2/3 S रेज़ टू पावर 1/2। मैं क्या करता हूं, इस 1/n को आगे लिखता हूं और एरिया को पीछे ले जाता हूं, यानी कि इज इक्वल टू 1/n A मल्टीप्लाई बाय R रेज़ टू पावर 2/3 S रेज़ टू पावर 1/2। इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। ये हमारे लिए डिस्चार्ज का वैल्यू मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, ये हमारे लिए डिस्चार्ज का वैल्यू मिल गया। बच्चे एक बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक बात समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में ये A इंटू R रेज़ टू पावर 2/3 जो है ना, A इंटू R रेज़ टू पावर 2/3 जो है ना, इस A इंटू R रेज़ टू पावर 2/3 को ही बोला जाता है K। और K को मैंने क्या बोला था, K को मैंने बोला था कन्वीनियंस फैक्टर। एम आई राइट और रॉन्ग, K को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इट इज कन्वीनियंस फैक्टर, ये कन्वीनियंस फैक्टर था, ठीक है ना। तो बेटा अगर कोई भी आपसे पूछ ले, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि यहां पर K क्या है, N का वैल्यू अपन ने निकाला था K रेज़ टू पावर 1/3 1/6/24, तो K इज कन्वीनियंस फैक्टर बोला था मैंने आपको। और कन्वीनियंस फैक्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, कन्वीनियंस फैक्टर इज A इंटू R रेज़ टू पावर 2/3।
ठीक है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, ये हमने डिस्चार्ज का वैल्यू निकाल दिया, है ना, बहुत इजी सर। तो इतनी इक्वेशंस का मुझे यूज करना पड़ता है, इतनी इक्वेशंस का मुझे यूज करना पड़ता है टू फाइंड आउट काय के लिए, काय को फाइंड करने के लिए, डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। चलिए अपन थोड़े से आगे आते हैं, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के बारे में, ठीक है ना। यहां से रियल ओपन चैनल शुरू होता है और अब यहां से ओपन चैनल के लिए आपको लगभग 4 लेक्चर लगेंगे और ओपन चैनल फ्लो खत्म हो जाएगा। अभी तक मैं आपका सिर्फ एक बेस बना रहा था, क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के बारे में। एक एक कंसेप्ट को आराम से समझते जाइए, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन होगा, एकदम ज्यादा टफ टास्क नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन एकदम ज्यादा इजी भी नहीं है, क्लियर। देखिए अगर मैं आपके सामने बोलूं, देखिए क्या स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, इट इज अ न्यू टॉपिक, मैं आपके सामने न्यू टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। टॉपिक देखिए किस तरीके से होगा,